Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, आप लोगों ने Accounting Standard 7 that is all about construction contract के regarding to start किया and majority part हम discuss कर चुके हैं. आज जो पेंडिंग पार्ट हम लोगों का है, जो थ्योरेटिकली जो पेंडिंग है, जो रूल्स हमारे पेंडिंग है, वो कंप्लीट करने के बाद आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं क्लास में ही आपके साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा. बट सर ऑल ओवर अगर हम नॉर्मली बात करें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक जो आप लोगों ने पॉइंट्स रीड आउट किए, मोर और लेस आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो ग्रुप 1 के अंदर भी आपने करी हुई है उसी के साथ क्या करता है, रिलेट करता है. बट लास्ट ऑन डिस्कशन जो हमारी रही सर, लास्ट ऑन डिस्कशन का पार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के रिगार्डिंग रहा. बिकॉज इस टॉपिक में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का क्वेश्चन अपने आप में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है. क्लियर. दो तीन क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे. एक तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना पर्टिकुलरली, एंड सेकंड थिंग बेसिकली लॉसेस के केस में. जैसे आपको नॉर्मली पता है सर, आप जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते ही आप लोगों को पता लगा कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में क्या होगा, लॉस होगा. तो आई थिंक सो एंटिसिपेटेड जो लॉसेस हैं, जो फ्यूचर के आप लोगों के लॉसेस हैं, जब आपको पहले क्लियर हो चुका कि माय टोटल कॉस्ट, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट एक्सीड द टोटल रेवेन्यू, तो नेचुरली सर उस केस में आपको लॉस पड़ेगा ही पड़ेगा. एंड आपको सर लॉस की बुकिंग पहले ही कर लेनी चाहिए. तो ये पर्टिकुलर दो तीन तरह के क्वेश्चंस हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर कवर होंगे. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जो हम लोगों का पेंडिंग था, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को लेकर. रेवेन्यू के अंदर एक तो अग्रीड अमाउंट, ये आप लोगों को रीड आउट करें, प्लस या माइनस वेरिएशंस. बट एक पॉइंट आपने पढ़ा, वेरिएशंस को रेवेन्यू में प्लस या माइनस तब करना अगर अप्रूव्ड बाय द क्या होगा, क्लाइंट, प्लस मेजर्ड क्या होगा, रिलायबल. एंड प्लस माइनस क्लेम्स जो आप लोगों ने क्लाइंट से लेने हैं. क्लियर. मे बी या फिर नेक्स्ट वन जो चार्जेस आपने ड्यू टू डिले बाय द क्लाइंट है, क्लाइंट की गलती के कारण जो आपका नुकसान हुआ सर, प्लस आप वो भी कर सकते हैं. क्लियर. एंड ऐसे ही प्लस इंसेंटिव्स तब प्लस करना जब आपको लगेगा कि आप परफॉर्म कर पाएंगे ऑन टाइम या बिफोर टाइम, या आउटपुट एक्सीड करके देंगे. मतलब अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड है कि आप अचीव कर पाएंगे, देन इंसेंटिव को रेवेन्यू में प्लस करना, अदरवाइज मत करिएगा. क्लियर. एंड माइनस जो पेनल्टीज मेरी ओर से होंगी, जो मेरे डिले के कारण, मेरी गलतियों के कारण होंगे, तो रेवेन्यू में से वो क्या कर दिएगा, माइनस कर दीजिएगा. क्लियर. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को लेकर. यस प्लीज. इट इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट एट्रिब्यूटेबल टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पीरियड. सबसे पहले सर एट्रीब्यूटेबल टू अ, क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट. एट्रीब्यूटेबल टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड है, बेसिकली फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सिक्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिक्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट. जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट मिला वहां से लेकर टिल जब तक आप लोगों की फाइनल कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, तब तक वो सारी कॉस्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का क्या रहेगी, पार्ट रहेगी. क्लियर. अब यहां पे सर पर्टिकुलरली वही बात, जैसे आप लोग नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2, AS13, AS आपका 10 आप ग्रुप 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, वैसे ही कॉस्ट यहाँ पे किसकी निकालनी है, कॉन्ट्रैक्ट. सर एक तो होती है स्पेसिफिक कॉस्ट, इसमें तो क्या ही पढ़ाना सर. स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जो पर्टिकुलरली लग ही किसके ऊपर रही है, कॉन्ट्रैक्ट. जैसे मटेरियल, लेबर, मशीनरी. अब इनके केस में बताने की जरूरत थोड़ी है कि ये कोई अलग से है, ये कॉन्ट्रैक्ट के कारण ही हो रही है. मतलब सर अगर कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो ये भी ना होते. एंड एट्रीब्यूटेबल एंड एलोकेबल, समटाइम्स एक्सपेंडिचर होता है कॉमन ओवरहेड्स जैसे आप वर्ड बोलते हैं. क्लियर. बट उसको सर जितना पार्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितना पार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एलोकेट होना चाहिए, उतना पार्ट आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे. एंड कुछ होते हैं अदर कॉस्ट जो चार्जेबल एज पर द क्या होते हैं, एग्रीमेंट, जो सेपरेटली आपके साथ मेरा बात हो रखी है कि सर ये चार्जेस आपके ऊपर अलग से क्या होंगे, चार्ज, whatever the case as per the agreement. Clear. Next is अब वन बाय वन. सबसे पहले स्पेसिफिक कॉस्ट. यस प्लीज. Costs that are directly related to a specific contract. Specific contract, for example cost of material, site labor, cost of hiring plant and machinery, cost of design and technical assistance. इन केस में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली आपकी कॉस्ट का पार्ट रहेंगे, ऑलवेज रहेंगे. नोट, इंसिडेंटल इनकम. इंसिडेंटल मींस कोई
एंसिलरी, सेकेंडरी इनकम जिसको वर्ड बोलते हैं, नॉट द मेन वन। जैसे होता है ना कई बार मटेरियल बेचकर आपके पास साइट पे जो मटेरियल पड़ा था, मटेरियल आपने क्या कर दिया, बाहर की बाहर सेल कर दिया, तो आप भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक लिखते थे। दैट मीन्स आपने उसको क्या करा, इनकम बुक नहीं करा, कॉस्ट में से क्या करा, डिडक्ट करा। वही चीज इंसिडेंटल इनकम फ्रॉम द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट should be reduced from the contract cost. For example, sale of surplus material, लास्ट में बच गया, हमने बाहर की बाहर सेल कर दिया। एंड डिस्पोजल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या जैसे नॉर्मली पता क्या होता है, जब भी मान लो आप पुरानी बिल्डिंग तोड़कर नई बिल्डिंग बनाते हो, कॉस्ट तो आएगी, बट सर पुरानी बिल्डिंग में से जो वेस्ट निकला, जितना लोहा, जितना कुछ वहां पे मलबा जो भी निकला, वो सारा सेल करके आपको जो पैसा मिलेगा वो भी तो सर आपकी इनकम है, बट नॉट इनकम चार्जेबल टू पीएल, वहां पे नहीं जाएगी। ये इनकम इंसिडेंटल इनकम है, टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसकी कॉस्ट में से ही क्या होगी, माइनस होगी। क्लियर? यस, ये तो नॉर्मल था सर। एट्रीब्यूटेबल एंड एलोकेबल कॉस्ट, यस दीज कॉस्ट are incurred for all contracts in hand. अंडरलाइन मेन वर्ड क्या लिखा होगा यहाँ पे सर, ऑल। ऑल का मतलब, अरे जैसे कल एग्जांपल नहीं दी मैंने, सूर्य कॉन्ट्रैक्टर, वो सर ऑल ओवर इंडिया उनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। अब उन्होंने काफी सारा एक्सपेंडिचर, जैसे उन्होंने क्या करा हुआ है जी, इंटीरियर डिजाइनर या एक्सटीरियर जो उनके आर्किटेक्ट हैं, वो तो सर सारे प्रोजेक्ट संभालते हैं ना। हमने कौन सा पर्टिकुलरली आपकी बिल्डिंग के लिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से आर्किटेक्ट रखा, हमारी तो टीम है। बट सर अब टीम तो सबका काम कर रही है। अरे कोई बात नहीं, स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं है, एलोकेबल तो है, एट्रीब्यूटेबल तो है, जितना पार्ट इसके ऊपर एट्रीब्यूट होना चाहिए हम उस रेशो में बांट देंगे, बट बांटेंगे तो सही, कॉस्ट का पार्ट तो बनाएंगे, किसी ना किसी वे से तो बनाएंगे। पढ़िए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट इन हैंड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज, These are not specifically incurred for any one contract. सर ये किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं, करे तो सबके लिए गए हैं। अब सब में से पार्ट तो आप भी हो, खर्चा तो आपके ऊपर भी हुआ, बट पर्टिकुलरली नहीं पता कि आपके ऊपर कितना हुआ। तो सर कोई ओवरहेड्स बेसिस पे जैसे भी अपोर्शन किया जाए, जैसे भी एलोकेट किया जाए, बट एलोकेट किया जाएगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पार्ट ये बनाए। क्लियर? इंकर्ड फॉर एनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, यस, इन दिस केस Such cost should be allocated between the contracts, वैसे बोल रहा था, contracts in a systematic and rational method। देखिए मैंने मेथड नहीं बताया, ये आपकी समझ, ये आपकी समझ है कि आपको जैसा सही लगे आप वैसा मेथड यहां पे क्या करें, यूज करें। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्जांपल, जैसे सर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट होता है सर। अब मैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का इंश्योरेंस करवाने की बजाय मैंने तो कंपनी से पूछा ये ओवरऑल इंश्योरेंस ही करवा दो, हमारे जितने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। हाँ सर बढ़िया बात है, अलग अलग पॉलिसी लेने की बजाय ग्रुप पॉलिसी इकट्ठी ले लो, आपका प्रीमियम का फायदा होगा। और मैं कहा बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अरे सर किसी भी सिस्टमैटिक रैशनल बेसिस पे बांट देना, या वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेशो में बांट देना, सिंपल सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो है ना, आपने टोटल प्रीमियम जितना भी है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की रेशो में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, दैट्स इट। इसमें कौन सा मुश्किल काम है? कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की रेशो में बांट देना, जो तुझे सही लगे उस रेशो के अकॉर्डिंग आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट इज, जैसे सर कंस्ट्रक्शन ओवरहेड या सपोज सुपरवाइजर की सैलरी, बोरोइंग कॉस्ट। अब ये कॉमन है, बोरोइंग कॉस्ट। मैंने जो लोन ले रखा है कौन सा स्पेसिफिक इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हमारी तो जर्नल सीसी लिमिट चलती है 5 करोड़ की। अब 5 करोड़ मेरा कौन सा एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो रहा है, वो तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो जितनी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, क्लियर, जितना पैसा इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज हुआ अकॉर्डिंग टू दैट मैं रेशियो बनाकर यूज कर लूंगा। बट सर एट्रीब्यूटेबल हो चाहे एलोकेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाया जाएगा। जरूरी नहीं होता सिर्फ स्पेसिफिक कॉस्ट ही पार्ट बनती है, ये कॉस्ट को भी पार्ट बनाया जाएगा। जैसे भी बनाए, सिस्टमैटिक या रैशनल मैनर, आपका मेथड जैसे आपको सही लगे, बट एलोकेट करना जरूरी। नेक्स्ट इज अदर कॉस्ट चार्जेबल, यस प्लीज, द फॉलोइंग कॉस्ट are generally not charged to contract. जर्नली नॉट, पहले मना करके, क्योंकि ये ना नॉर्मल नेचर के होते हैं, ये प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं रखते। जैसे आपने AS13 के अंदर भी, AS2 के अंदर भी कहा था, दीज जैसे जर्नल ओवरहेड्स जब तक प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं होंगे तब तक इंक्लूड नहीं करेंगे, तभी तो कह रहे हैं जर्नली नॉट चार्ज्ड। क्लियर? हाउएवर इफ इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड, अगर मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट है,
क्या कि सर ये पार्ट बनेंगे कौन कौन से, इट शुड बी एडेड टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कोई सेलिंग कॉस्ट या R&D कॉस्ट, मोस्ट कॉमन R&D। सर आप जो मैं प्रोजेक्ट दे रही हैं उसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवानी होगी, यहाँ पे थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा, पहले सॉइल टेस्टिंग एंड ऑल सब कुछ होना पड़ेगा, तब यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हो क्या हो पाएगा, स्टार्ट हो पाएगा। तो सर रिसर्च का जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो कॉस्ट का पार्ट बनाया जाएगा। ठीक है सर, इफ पर्टिकुलरली मेंशन। अदरवाइज ये आपके पर्टिकुलर किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनते, ये जर्नल नेचर के होते, कॉमन एक्सपेंडिचर है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनेगी। अरे तो कॉमन थिंग है, सेलिंग कॉस्ट करना, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट करना, वो तो आपको करनी पड़ेगी। ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। क्लियर। नेक्स्ट इज एक नया टॉपिक, नया वर्ड, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कंबाइनिंग मींस कंबाइन, ग्रुप काइंड ऑफ। कई बार क्या होता है, छोटी एसेट्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट बनाए, सर अगर वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, अगर इनके आपस में कोई लिंक है तो कंबाइन कर दो ना कॉन्ट्रैक्ट को। इतने कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग क्यों बना रखे। अच्छा, अगर अपने आप में वो सिग्निफिकेंट एसेट्स हैं, कई बार क्या होता है बनाकर दिया होता है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें नंबर ऑफ एसेट्स आपने प्रोड्यूस करके देनी है, बट वो सारे अपने आप में क्या है, सिग्निफिकेंट हैं, अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, तो सर उसकी क्या कर दो आप, सेगमेंटिंग कर दो, अलग अलग कर दो। तो मतलब कंसोलिडेशन, सब डिवाइडेशन, ये दो वर्ड्स हैं, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग। पढ़िए जी। इफ द कंबाइनिंग मींस, कंबाइनिंग का मतलब क्या है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट satisfies all of the following conditions. all of the following conditions, a group of contract should be treated as single construction contract। जबकि सर वो आपका ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अरे बट मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, अगर आपस में ये कंडीशंस जो नीचे पढ़ा रहा हूं, अगर ये सेटिस्फाइड होंगी तो उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करो, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। क्या सर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएटेड एज क्या, सिंगल पैकेज। अपन नहीं करते जब भी मान लो किसी से काम लेने जाते हैं या कोई मान लो कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं, ठीक है ना, देखो जी काम तो आपसे कई करवाने हैं, आप बताओ अल्टीमेट क्या प्राइस लगाओगे, क्या सिस्टम होगा। अब नॉर्मली अगर तो सर देखो इंडिविजुअली होता है तो ये है जी, बट अगर आप सिंगल पैकेज की तरह, मतलब एक ग्रुप पूरा का पूरा, मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट हमें देते हैं, तो आपके लिए ये प्राइस हम लगाते हैं। तो मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नेगोशिएट किए गए एज अ सिंगल पैकेज, पहली बार। क्लियर। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट्स आर, मेन वर्ड क्या लिखा हुआ है, सो क्लोजली इंटर रिलेटेड, और ये सारे के सारे आपस में क्या है, क्लोजली इंटर रिलेटेड है। मेन कंडीशन ग्रुपिंग तो तब हो पाएगी ना, कंबाइनिंग तो तब करोगे अगर ये सारे के सारे अपने आप में क्या होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे विद एन ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन। क्लियर। एंड थर्ड वन इज contracts are performed at the same time or one after the another। मतलब सर कंटिन्यूटी में ही परफॉर्म करना है, तो ठीक है ना सर, इसको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही तो करो, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही क्या करोगे, ट्रीट करोगे ना, अलग अलग थोड़ी ट्रीट करो। तो इसकी कंबाइनिंग कर दीजिए, इसको अपनी बुक्स में अलग अलग ट्रीट करने की बजाय एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही क्या करें, ट्रीट कर। और हमारी जो नेगोशिएशन हुई है, जो प्राइसिंग हुई है, मैंने कौन सा अलग अलग सबका रिपोर्ट करा, मैंने अलग अलग तो नहीं पैकेज दिया, मैंने कंबाइन एक पैकेज बना के दे दिया। जैसे क्लाइंट हमारे पास आता है, सर आपसे अकाउंटिंग भी करवानी है, TDS का काम भी है, GST का काम भी है, इनकम टैक्स का भी है, ऑडिट का भी है। अब ऐसे केस में मैं अगर अलग अलग बिलिंग देने लग जाऊं तो पैसे बहुत, फिर तो फीस बहुत बन जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअली एक काम करवाना, और एक होता जी वो कहते हैं सर लमसम आप नहीं करना, आप हमें इकट्ठा बताओ क्या। अब मैं उस केस में क्या कह रहा हूं जी, पहली बात तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने भी ये काम है तो सारे के सारे सिंगल पैकेज की तरह नेगोशिएट हुए हैं ना। एंड दूसरी बात, सारे के सारे जितने काम है, मेरे वाले भी खुद, TDS, अकाउंटिंग, GST, इनकम टैक्स, ऑडिट एंड ऑल व्हाटएवर जो भी है, ये सारे के सारे आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। एंड तीसरा, परफॉर्म्ड वन आफ्टर दी अदर है, अकाउंटिंग होएगी और अकाउंटिंग के साथ साथ ये TDS का काम, समझ गए ना, अकाउंटिंग के साथ ही GST का काम, ये तो कंटिन्यूटी में चलते रहने वाला है। सर तुम्हें नहीं लगता उस क्लाइंट का जो भी काम है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही आप क्या करेंगे, डील करेंगे।
ऐसे ही कंस्ट्रक्शन के केस में, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन के केस में। क्लियर? नेक्स्ट इज सेगमेंटिंग। अब आएगा अलग अलग करना। यस, इफ द कॉन्ट्रैक्ट satisfies all of the following conditions, हाँ construction of each asset should be treated as a separate construction contract. यस, पढ़िए जी। Separate proposals have been submitted. पहली बात मेन क्या वर्ड लिखा हुआ है? ऊपर वर्ड क्या था? ऊपर क्या था? सिंगल पैकेज। यहाँ पे क्या है? सेपरेट प्रपोजल। सर नहीं, सर्विसेज अलग अलग है सर। वो सर्विस अलग है, ये सर्विस अलग है। वो कॉन्ट्रैक्ट अलग है, ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है। पहले आप इसकी बात करो जो करनी है, कंबाइन मत करें। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्लियर? आगे, ईच एसेट इज सब्जेक्ट सेपरेट नेगोशिएशन एंड पार्टीज कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हर एक की वेटेज अलग अलग है। मैंने तो सर आपके सामने अलग अलग प्रपोजल्स रख दिए, आप इनमें से जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट करिए, रिजेक्ट करना चाहते हैं रिजेक्ट करिए। बट कोई फोर्सफुली नहीं है कि सारे इंटर रिलेटेड हैं कि आपको ग्रुप ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। समझ गए ना बात? तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। आप जो इसमें से एक्सेप्ट आपको बारे खाते हैं रख लो, जो आपको नहीं जचते आप मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी क्या है, ये सारे के सारे सेपरेट नेगोशिएट तो किए जा रहे हैं। आगे, एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू। मेन चीज, कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी, अलग अलग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हर तीन वर्ड में, ये तीनों वर्ड्स में तुझे बार बार वर्ड क्या आ रहा है? सेपरेट। कि भाई साहब तुम बाकियों से अलग हो। उस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कॉस्ट, अपना रेवेन्यू, उस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी नेगोशिएशन, एंड वो क्लाइंट आपका इजीली एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है इनमें से किसी को भी। और सेपरेट नेगोशिएशन हमारी होगी। तो ठीक है ना सर, आप क्या करो, उसको ग्रुप की तरह ट्रीट ना करो, उसको अलग अलग क्या करो? ट्रीट करो। आपको सेगमेंटिंग करनी चाहिए, उनको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की तरह क्या करना चाहिए? डील करना चाहिए। डिपेंड भी तो करेगा ना कंबाइन कब करेंगे, डिपेंड भी तो करेगा ना सेगमेंटिंग कब करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे, व्हेन द एंटिटी Expects a loss. ये इंपॉर्टेंट है सर, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट आपके पास। अब एंटिटी को एक्सपेक्ट हो रहा है कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? लॉस होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? सर प्रोविजन फॉर द लॉस बुक कर लेनी चाहिए। क्लियर? पढ़िए, व्हेन इट इज प्रोबेबल, एंड प्रोबेबल का मीनिंग मैं आपको पहले भी बता चुका, मोर देन लाइकली, मोर देन लाइकली टू बी नॉट। क्लियर? कि बेसिकली होने के चांसेस ज्यादा हैं देन दैट नॉर्मल। क्लियर? यस प्लीज। प्रोबेबल दैट The total contract cost exceeds total contract value. The expected loss should be recognized as an expense immediately. As an expense immediately, उसी टाइम, irrespective हो, बाकी सब कुछ छोड़ो। क्या? whether or not work has commenced, चाहे काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, आप अपनी पहले दिन ही लॉस बुक कर लो सर। आप चाहे कहो जी काम तो मेरा शुरू नहीं हुआ, पता जी लॉस तो पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट पकड़ चुके, मुकर सकते नहीं, वो ब्रीच काउंट होगा, वो लॉ में मैं और फंस जाऊंगा। अब पता है जी लॉस तो होएगा ही होएगा। दूसरा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी हुई है, डजंट मैटर। तीसरा, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड किसी दूसरे से हो जाएगा, यहां से लॉस होगा बट किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे को मतलब नहीं। आप इस कॉन्ट्रैक्ट का लॉस इमीडिएटली बुक्स के अंदर क्या कर लीजिए? रिकॉग्नाइज कर लीजिए। और कब? व्हेन यूर एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, एंड एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? आराम से समझ जाए, स्लो। कॉस्ट टिल डेट प्लस एक्सीड्स किसको? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। साफ सी बात है, लॉस। एंड वो लॉस आपको अपनी बुक्स में क्या कर लेना चाहिए? रिकॉग्नाइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, कितने % हुआ, यहां से ना सही कहीं और से प्रॉफिट बन जाएगा, मतलब नहीं। समझ गए ना? तो आप अपनी बुक्स में अपना उसका लॉस क्या करेंगे? इमीडिएटली बुक करें। लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम other contracts which are considered as separate contracts. वैसे भी सेपरेट है, तेरा उससे क्या मतलब? आप कह रहे हो है तो एक ही क्लाइंट के हैं, चल इधर से पैसे ना बने उधर से बन जाएंगे, बट इसमें तो लॉस हुआ ना। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो क्या करो, सही करो। आपको लॉस की प्रोविजन क्या कर लेनी चाहिए? बुक कर लेनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे चलिए, डिस्क्लोजर्स। यस प्लीज। An entity should disclose the amount of contract revenue recognized in the period. बिल्कुल सर, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इस बार आपने कितनी अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा इस साल में। नंबर 2, द मेथड यूज्ड टू डिटरमिन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, मेथड आपने कौन सा यूज किया डिटरमिन करने के लिए। थर्ड, द मेथड यूज्ड टू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। वो पढ़ा ना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के कुछ फॉर्मूलाज अलग अलग है,
आपने कौन सा यूज करा, कॉस्ट बेस करा या वो वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 करा, कौन सा यूज करा मेथड, वो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। जैसे अकाउंट्स के अंदर, यहाँ अकाउंटिंग के अंदर ये ज्यादा वेटेज इसको देते हैं कॉस्ट बेसिस वाले, जिसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय कॉस्ट टिल डेट प्लस फर्दर कॉस्ट इनटू 100। कॉस्ट बेसिस पे परसेंटेज कंप्लीशन, जो भी मेथड आपने लगाया आपको डिस्क्लोज करना होगा। एंड द लास्ट इज एन एंटिटी should disclose the following for contract in progress at balance sheet date। बिल्कुल, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके WIP में है, इन प्रोग्रेस हैं, उनके लिए आपको क्या शो करना है, पहला द टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट इंकर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट उसके अगेंस्ट आप रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, वो करते हो ना नोशनल प्रॉफिट्स का 1/3 2/3 एंड ऑल, परसेंटेज बेस्ड जो आप निकालते हैं, क्लियर। अमाउंट ऑफ मेन चीज एडवांसेस कितने रिसीव हुए, क्लियर, एंड द अमाउंट ऑफ वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिटेंशन मनी विद द क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। अरे कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तुम्हारे पूरे पैसे नहीं देगा, वो हमेशा पैसा कुछ क्या करेगा, होल्ड करेगा। आपने क्वेश्चंस में भी करा होगा, वर्क सर्टिफाइड का कैश रिसीव हमेशा क्या होता है, कम। पहली बात तो वो अमाउंट जो देगा वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का नहीं, वर्क सर्टिफाइड का। जितना जितना आर्किटेक्ट या इंजीनियर आपको सर्टिफिकेट देता जाएगा कि इतना काम आपका बिल्कुल फाइन है, हो चुका, उसके 80-90 जितने भी परसेंट होगा आपका क्लाइंट, आपका कॉन्ट्रैक्टी आपको पैसे देता जाए। इज दैट क्लियर यहां तक? तो लास्ट वाला जो पार्ट था, नॉर्मली इसमें तो आपने डेफिनेशन पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या इंक्लूड होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा, बिकॉज आप लोगों ने अकाउंटिंग करनी है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो भी गिवन होंगे उनको डील कैसे करेंगे, क्या वो रेवेन्यू के अंदर आएंगे, क्या वो कॉस्ट के अंदर आएंगे, ये चीज आपको नॉलेज होना क्या है, जरूरी है। बाकी सर वो नॉर्मल पॉइंट्स आपने रीड आउट कर लिए थे कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पे अगर आउटकम रिलायबल है, अगर आउटकम रिलायबल है तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज करें, अदरवाइज अगर आउटकम रिलायबल नहीं है तो जितनी कॉस्ट आप इंकर कर चुके मैक्सिमम उतना रेवेन्यू ही क्या करना, बुक करना, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ भी बुक मत करना। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे 2 मिनट की फटाफट या 5 मिनट लीजिए, एक बार फटाफट इसको रिवाइज करें, सो दैट नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ क्या करने हैं, मैंने डिस्कस करने हैं, स्टार्टिंग से लेके अब तक फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए सर, यस प्लीज, नेक्स्ट आगे। होप सो आपने रिवाइज कर लिया होगा। कुछ कॉन्सेप्ट कैप्सूल्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ पॉइंट्स हैं जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, एंड अपनी नोटिंग सामने रखिएगा। यस प्लीज, क्वेश्चन बढ़िए। यस, कॉन्सेप्ट कैप्सूल 1 सबसे पहले, Power Limited has got a contract to supply materials for construction of a building, and it includes an insignificant element of service component, clear, कि guide the entity whether it has to comply with AS7 और AS9। जैसे सर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए मटेरियल सप्लाई करने का क्या मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला, मटेरियल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, एंड इट इंक्लूड्स एन इनसिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ, छोटा सा पार्ट बीच में कुछ सर्विस कंपोनेंट था, मतलब मेरी सर्विस भी बीच में थोड़ी सी इंक्लूडेड थी। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड कि मैं AS7 के अंदर कवर होऊंगा या AS9 के अंदर। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी? As per AS7, construction contract is a contract for construction of single asset or maybe combination of asset, clear, and it includes, ये आपने पढ़ा था, जितने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आएंगे, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्या होंगे, कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होंगे। तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो किस बात का मिला, मटेरियल सप्लाई करने का मिला, बनाने का तो नहीं मिला, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट तो नहीं मिला ना। पढ़िए, इन द गिवन केस, यस प्लीज, ये सर सेल ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ गुड्स आपका AS9 में कवर होता है, कहीं सिर्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पढ़ के AS7 में आ जाओ। तुम्हें जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट मिला मटेरियल सप्लाई करने का, तो तेरी ओर से तो क्या हो रहा है, सिर्फ मटेरियल सप्लाई हो रहा है, मैं चीज बना के तो नहीं दे रहा, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं है ना, मैं तो सप्लायर हूं मटेरियल का। तो सर AS9 में डील होगा, AS7 में डील नहीं होगा। AS7 में डील कौन होगा, जब आपका कंस्ट्रक्शन का काम, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, तब इवन तेरी ओर से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी जो होंगे ना, वो भी बीच में तेरे पार्ट बनाए जाए। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलिए, कॉन्सेप्ट कैप्सूल आपके पास नेक्स्ट है सर 2, पढ़िए जी।
X Limited got a contract for construction of dam, जो बेसिकली 3 साल में क्या होगा, कंप्लीट होगा। कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू आपका कितना था, 1000 करोड़, एंड नो चेंजेस इन द एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू इन 3 इयर्स, मतलब 3 साल में ये चेंज होने वाला नहीं है, सेम 1000 ही रहेगा। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज कितनी है, 800 एज ऑफ ईयर 1, which is revised to 820 at the year 2 and 3। होता ही है सर, थोड़ा बहुत चेंज मिलता रहता है कॉस्ट में। एक्चुअल कॉस्ट, अच्छा ये एस्टिमेटेड थी, अगर एस्टिमेटेड भी थी, हुई नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट तो बाद में देखेंगे, बट आज फिर भी एक पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है, प्रॉफिट दिख रहा है ना, कि 1000 3 साल में रहेगा, और 3 साल में जो कॉस्ट भी रहेगी मैक्सिमम 800 या 820, इससे ऊपर नहीं, मतलब प्रॉफिट का स्कोप तो है, लॉस की प्रोविजन तो नहीं आएगी। बट सर एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड अप टू फर्स्ट ईयर कितनी हुई, 350, ईयर 2 तक कितनी हुई, 550, एंड ईयर 3 तक कितनी हुई, 820। वही मेरा एस्टिमेट सही गया कि टोटल मेरा 820 लाख का खर्चा होगा या करोड़ का खर्चा होगा। कंप्यूट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड रेवेन्यू बताओ जी कितना रिकॉग्नाइज करोगे। अब एक बार बताओ, क्या आउटकम रिलायबल है? यस। इफ आउटकम इज रिलायबल, इन दैट केस आपने क्या पढ़ा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड वहां पे लगाएं। एंड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड आपने कौन सा पढ़ा, कॉस्ट बेसिस। फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट टिल डेट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मींस टिल डेट प्लस फर्दर इनटू 100, एंड रेवेन्यू उसके अकॉर्डिंग टू बुक कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सर, मैंने यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ये बताओ सर, 1000 एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कितनी थी, 800, 820, 820 जो एस्टिमेटेड था। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी है, 350। तो फॉर्मूला क्या लगेगा सर, 350 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी आई, 44। सर 1000 का 44, दैट मींस 440 करोड़ आप अपना क्या कर लीजिए, रेवेन्यू बुक कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट ईयर सेम सर, आपने टिल डेट कॉस्ट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आपने करके सर परसेंटेज निकालनी है, और वो परसेंटेज आप यहाँ पे, बट एक ध्यान रखना, एक ध्यान रखना, ये 67%, सुन ध्यान से, 67% 2 सालों की है, 67% कंप्लीशन, अरे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, टिल डेट ईयर 2 तक 67% कंप्लीट हो चुका, जिसमें से 44% 440 तो पहले बुक कर चुके। तो सेकेंड ईयर में रेवेन्यू कितना बुक करोगे, बैलेंस। बैलेंस बैलेंस मींस सर वैसे 1000 का 67%, अभी तक मेरी बुक्स में 670 करोड़ बुक होना चाहिए था, जिसमें से 440 करोड़ में ईयर 1 में बुक कर चुका। मतलब ये जो आपकी है इसको लिखें क्यूमुलेटिव बेसिस। डायरेक्टली 670 करोड़ और कर दो, वो तो 1000 पार कर देगा, समझ गए ना, ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे है। सेम थर्ड, टोटल 100% बुक होना चाहिए था, जिसमें से 670 करोड़ में ऑलरेडी बुक कर चुका, बैलेंस 330 करोड़ आप लास्ट ईयर में बुक कर लीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट कैप्सूल 3 पढ़िए। A contractor is constructing 4-floor building for 2 crore and total estimated cost is 1.5 करोड़ as per the initial agreement। ओके 31 मार्च 18 को the customer requested to construct 2 additional floor and the revenue is increased to कितना, revised estimated total cost will be कितनी होगी, 2 करोड़। both the parties क्या लिखा हुआ है, agreed to the revision, मतलब वेरिएशन है बट वेरिएशन अप्रूव्ड बाय द कस्टमर, क्लाइंट है। तो क्या मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट बना सकता हूं? द कॉस्ट इनकर्ड टिल द बैलेंस शीट डेट इज कितनी है, 1 करोड़। डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। सबसे पहले सर एज पर A7, रेवेन्यू फ्रॉम वेरिएशन इन वर्क can be considered as contract revenue when customer approval and receipt of revenue is क्या है, probable and revenue should be measured reliable। ये कंडीशन तो है। इन द गिवन केस बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल वर्क आप इंक्लूड करेंगे। कैसे, हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड अमाउंट द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, पहले बताना टिल डेट कॉस्ट कितनी हो चुकी, 1 करोड़। पढ़ो क्वेश्चन में 1 करोड़। आगे टोटल कॉस्ट आपको कितनी लग रही है, रिवाइज्ड कॉस्ट गिवन है 2 करोड़, टोटल एस्टिमेटेड 1 डिवाइड बाय 2 50%। रेवेन्यू आप लोगों का कितना था, 3 crore। कैसे, रिवाइज्ड रेवेन्यू 3 करोड़ का 50% कितना हुआ, 1.5 एंड 1 करोड़ ऑफ द एक्सपेंडिचर, एंड हेंस नेट प्रॉफिट आपका कितना आएगा सर, 0.5 करोड़। ऐसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के केस में एज पर AS 7।
क्लियर? चलिए कॉन्सेप्ट कैप्सूल 4, अ कॉन्ट्रैक्टर got a contract to construct a building. Yes. As per the agreement, the customer should give a clean site for construction. भी मुझे क्लीन करके देगा वो साइट जो भी है. However, the site was not clean and the contractor एंड कॉन्ट्रैक्टर ने कितना खर्च करा उसको क्लीन करवाने में. अब कॉन्ट्रैक्टर इस बात का क्या मांगेगा? क्लेम. पर बात तो वही है जी, क्लेम अगर प्रोबेबल होगा मिलेंगे तभी है ना. पढ़ना आगे. एंड ही इज क्लेमिंग द सेम फ्रॉम द कस्टमर. The customer refused the claim as the work performed was not up to his satisfaction and specification. होता ही है, ज्यादा तिरफिर करने की बात होती है हमेशा. आपने ऐसा नहीं करवाया, मैं करवाता तो ऐसा होता, फलाना होता. ये मना करेगा, कहता मैं तो नहीं दूंगा 20,000 रुपीज. आगे. Even though the contractor wants to recognize the claim as revenue, कहता नहीं मैं तो रेवेन्यू में डालूंगा कि मैंने तो उससे लेना है, कि आपा तो अपनी ओर से दिखाएं, वो दे ना दे, कि बाद में बैड डेट्स डाल दे. कमाल है, बाद में क्यों डालोगे जब आपको इनिशियली क्या है, अनसर्टनिटी, मिलेंगे ही नहीं. क्लेम आपका अप्रूव्ड बाय द कस्टमर ही नहीं है. पढ़िए, इज ही करेक्ट? पढ़ो. As per A7, a claim is an amount that the contractor seeks to collect from the customer as reimbursement for cost not for cost reimburse. अरे सर क्लेम अच्छा, वेरिएशन जो थी वो रेवेन्यू है. वेरिएशन जो थी वो रेवेन्यू है, प्योर रेवेन्यू, उसमें मेरा प्रॉफिट भी होगा. ये जो क्लेम है ना, ये क्लेम विद प्रॉफिट नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगी, कॉस्ट, काइंड ऑफ रीइंबर्समेंट, काइंड ऑफ रीइंबर्समेंट. क्लियर? यस. Not included in the contract price and it can be recognized as contract revenue when number 1, पढ़ो जी क्या लिखा हुआ है, negotiation reach advanced stage and the receipt is probable. Main word, the receipt is probable and revenue वही बात है, can be measured. सर लास्ट वाला पॉइंट तो है बट फर्स्ट पॉइंट नहीं, probable ही नहीं है कि वो रिफ्यूज तो कर गया, कहता मैं तो कोई नहीं पैसे दूंगा. आगे. In the given case the customer is refusing the claim and it does not satisfy the above conditions, hence it should not be included in the contract revenue. Clear? Next is Maya Construction Limited entered into a contract to build a flyover on 1st January 2018. As per the agreements, the company is entitled to receive an incentive of 5 lakh if the construction is completed within 2 years. अगर 2 साल में कंप्लीट करके दे दिया तो अपना 5 लाख रुपए हमसे क्या ले लेना, इंसेंटिव ले लेना. Based on the previous experience, they have completed same kind of flyover within the time limits. मतलब it is probable. What is probable? कि सर अपा मतलब कर लेंगे, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है, हमने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दी, ये क्या चीज है. क्लियर? Hence the company wants to consider, ये तो अपने पास्ट के बेसिस पे कह रहे हैं कि हम तो जिसको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पॉइंट बनाएंगे कि 5 लाख रुपए ऐड करेंगे. Is this accounting treatment correct as per A7? क्या ये करेक्ट है सर? कंडीशंस क्या थी, पढ़ना एक बार. प्रोबेबल होना क्या, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्रेजेंट की कंडीशंस को देखते हुए ना. चलो मानते हैं पास्ट एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, बट सर क्या पास्ट की सिचुएशन और प्रेजेंट की सिचुएशन सेम होंगी? अगर मैं पिछले 2 साल में अपना टारगेट अचीव कर चुका तो इस साल भी करूंगा ही करूंगा, क्या जरूरी है? ये तो करंट वही है ना, करंट की एस्टिमेशन बताएगी ना. ये तो इस बार की परफॉर्मेंस बता रही होगी ना, जब तुमने काम करना शुरू करा. मानना पास्ट मैटर करता है बट वही मैटर करेगा ये तो जरूरी नहीं है. पढ़िए. एज पर A7, incentives are additional payments made by the customer if the performance standards are met or exceeded and अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आपके मेट या एक्सीडेड होंगे आप उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए व्हेन इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस. पहला, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सफिशिएंटली एडवांस्ड एंड इट इज प्रोबेबल दैट स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विल मेट और क्या होंगी, एक्सीड, एंड रेवेन्यू शुड बी मेजर्ड रिलायबल. आगे बढ़िए. इन दिस केस as the construction is not yet advanced, just started 3 months ago. 3 महीने पहले तो भी स्टार्ट हुआ, अभी 2 साल की बातें. सफिशिएंटली एडवांस्ड का मतलब पता क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सफिशिएंटली एडवांस्ड? अरे सर मतलब 2 साल में वादा करा ना आपने, 1 साल तो हो चुका, इतना तो एस्टिमेशन तुम भी लगा सकते हो कि कमिंग ईयर में कंप्लीट होगा या नहीं होगा. अब नॉर्मली आप मेरे पे ही लगा, एट प्रेजेंट सिचुएशन लगा लो, आपके ग्रुप 1 केस में लगा लो. मेरा टारगेट था कि 30 जून या उससे भी पहले था, वैसे 31 मई तक आपका ग्रुप 1 सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करना है. और ये बात मैं कब बोल रहा था? ये जनवरी में जब स्टार्ट करा था.
15 दिन हुए नहीं स्टार्ट करे हुए, पहले ही इंसेंटिव बुक कर लूंगा, पहले इंसेंटिव बुक कर लूंगा। जब 2 महीने 3 महीने हुए, क्या दिखना शुरू हो गया कि डेट एक्सटेंड होएगी, ये पूरा नहीं होने वाला, ये पूरा नहीं होने वाला, छुट्टियां बहुत हो रही, कुछ ना कुछ यहाँ पे काम चल रहा है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट अभी चलने तो दो, चलने तो दो। ये थोड़ी कि प्योरली पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हम तो जी पहले से जीतते आ रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे। ये तो सर करंट सिचुएशन बताएगी ना, तेरे पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ी। मानना सेकेंडरी वेटेज होती है बट प्राइमरी वही वेटेज होएगी, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्लियर? सो बेसिकली इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, प्रीवियस एक्सपीरियंस नीड नॉट बी कंसिडर्ड। मैंने इवन देखा भी नहीं है क्वेश्चन, आई थिंक मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं। एक जेन्युइननेस यहां पे चेकआउट करी कि जब आपने वर्ड यूज किया ना प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपका ये रहा है कि 2 साल में आप करके दे देते हैं। यार प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप करंट की सिचुएशन या फ्यूचर की सिचुएशन कैसे बता पाएंगे? मैं तो ना बता पाऊं, वो तो मेरी करंट की सिचुएशन बताएगी, मेरे आज के हालात बताएंगे कि मैं इस प्रोजेक्ट को टाइम कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेरा पास्ट थोड़ी बताएगा। ऐसा तो मेरा भी पास्ट रिकॉर्ड क्या कहता है जी, पिछली बार हमने 31 मई को ग्रुप 1 खत्म कर दिया था, ग्रुप 2 भी टाइमली खत्म करके सितंबर से टेस्ट भी शुरू हो गए थे। मानना दैट इज माय पास्ट, बट प्रेजेंट की सिचुएशन ऑलवेज डिपेंड ऑन प्रेजेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज, डरिए मत, वैसे एग्जांपल के तौर पर था। क्लियर? कहीं माइंड कर दो। चलो नेक्स्ट आगे, कंसेप्ट कैप्सूल 6, ये अच्छा क्वेश्चन है। Calculate the contract value from following details. यस प्लीज। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ये ईयर वाइज है। फर्स्ट ईयर कितना है, यही रहने वाला है आगे, बट सर कुछ चेंजेस हैं बीच में। कोई रेवेन्यू इंक्रीज ड्यू टू एस्केलेशन इन द सेकंड ईयर, क्लेम्स मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर थर्ड ईयर में, इंसेंटिव पेमेंट्स थर्ड ईयर में, पेनल्टीज 50 सेकंड ईयर में। तो आप इसको कैसे बुक करेंगे? पढ़िए, एज डिस्कस्ड अबव कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फॉर ईच ईयर कैन फ्लक्चुएट बिकॉज ऑफ, किसके कारण? मे बी कोई वेरिएशन के कारण, क्लेम के कारण, कोई इंसेंटिव या पेनल्टी के कारण। तो नॉर्मली सर हम इसको कैसे बुक करेंगे? फर्स्ट ईयर तो आपका कितना रहेगा? नेचुरली 1000, वही आपका नेक्स्ट ईयर चलने वाला है। क्लियर सर? प्लस 200 यहाँ पे प्लस हो जाएगा बिकॉज वेरिएशन वो एस्केलेशन क्लॉज के कारण हुई, एंड 50 की पेनल्टी आप डिडक्ट करेंगे तो 1150, एंड थर्ड ईयर 1150 प्लस जो क्लेम्स एंड प्लस इंसेंटिव पेमेंट्स करने के बाद टोटल 1400 अपना फाइनल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू थर्ड ईयर में जाके। तो चेंज हो सकता है सर, डिपेंड करेगा ये पॉइंट्स के कारण। वो रेवेन्यू की डेफिनेशन आप लॉट ऑफ टाइम पढ़ चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे चलिए। एक ना सेकंड ये रहा, ये पॉइंट पढ़िए, ये अच्छा क्वेश्चन है। 10 नंबर पढ़ो। बेबॉय लिमिटेड अंडरटूक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 50 करोड़। कितने का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा? इन अप्रैल कब? 17 में। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज इनिशियली एस्टिमेटेड कितनी हुई थी? मतलब तुम्हें क्या दिख रहा था? नो प्रोविजन फॉर लॉस। द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 3 years. While executing the contract, the company estimated the cost of completion of the contract at कितनी? कि आपका एस्टिमेट गलत लगा लिया, वो 35 नहीं, वो 53 था। समझ गए ना? कहने का मतलब आपको एस्टिमेट कॉस्ट कितनी पता लगी? 53। नाउ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्सीड्स द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, देयर इज अ लॉस। एंड सर आपने क्या पढ़ा था? इमीडिएटली आप अपना लॉस बुक कर लीजिए, whatever, irrespective of whether the work has been commenced or not, whatever be the percentage of completion, whatever be the profit that can be generated from other contract, doesn't matter sir, आपको अपना रेवेन्यू सॉरी लॉस 3 करोड़ रुपीस का बुक कर लेना चाहिए एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली उसी साल के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट आइए, चलिए नेक्स्ट आगे सर, ये पढ़ो जी। एल लिमिटेड अंडरटुक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट अ सब कंस्ट्रक्टर सर्वे फॉर 100 crores on 1st April 18. Yes. It estimated construction cost initially at 70 crores. The contract was estimated to be completed in 3 years, वही बात। And when starting the work, it is found that there were rocks underground at construction site and the cost shall be increased by कितने से? ये होता है, पहले अंदाजा नहीं करा, पहले आपने चेकिंग वगैरह नहीं करी, बाद में पता लगा जहां पे बनाना है वहां पे तो रॉक है, वो तोड़ने पड़ेंगे पहले, तब जाके कंस्ट्रक्शन साइट वहां पे बन पाएगी, जिसके कारण 36 करोड़ की आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई। एंड 36 करोड़ का होना मतलब द कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड फॉर एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ कितना? 2 करोड़ पर एनम। 3 साल का है, 2 करोड़ का हर साल, हर साल अपना क्या कर लीजिए? लॉस बुक कर लीजिए। इज इट फाइन? फर्स्ट ईयर ही कर लो भाई,
इमीडिएट कर लो। इसको किसने कहा जी पर एनम करो? पढ़िए सर, इज द ट्रीटमेंट करेक्ट? सबसे पहले तो नो, आपको 6 करोड़ इमीडिएटली उसी साल में क्या कर लेना चाहिए? बुक। दूसरा पॉइंट, if the work has not yet started, yes miss, But by technical survey, it was known on 25th December. It is that there was rock underneath at construction site. The company did not want to provide for any losses of ₹6 crore. बिल्कुल, for the year ending 31st 19. Considering that when project work would start, the loss shall be provided for. कि तब बुक करेंगे जब प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो, whether the work has been commenced or not. तो इन्होंने यही कहा होगा, whether or not the work has been commenced or not. और the question इतना बड़ा, पॉइंट जस्ट छोटा। तो अगर कंसेप्चुअली क्लैरिटी होगी ना, क्वेश्चन तेरा बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? इसमें सेगमेंटिंग वाला था, ये तो चलो नॉर्मल है, ये फोर्सिबल लॉसेस तो आप निकाल सकते हो। इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, जो आपका ये वाला ना कंस्ट्रक्शन ऑफ, जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, सेम है, ये आप लोगों के लिए पार्ट है। क्लियर? एंड इसमें ये फोर्सिबल लॉसेस लेस लॉस फॉर द करंट ईयर आप लोग निकाल के लॉस टू बी प्रोवाइडेड फॉर आपने कितना करना है प्रोविजन। अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिएगा जरूर। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलो, कोई बात नहीं, थ्योरेटिकली शायद आपको मिलेगा, आपको स्कैनर में से क्वेश्चन मिलेगा कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग का, है तो थ्योरेटिकली है। वो आपने कंडीशंस पढ़ी थी ना, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को आपको कंबाइन करना चाहिए एंड कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को सेगमेंटिंग में लेना चाहिए, ये एक पॉइंट्स कॉमन आपको मिलने वाला है। क्लियर? एंड सेकंड थिंग दोबारा बता दूं, स्कैनर या मॉड्यूल में जो क्वेश्चन आपको रेपिटेशन मिलेंगे, ये लॉसेस वाले बहुत मिलेंगे। लॉसेस कितने बुक करने हैं आपको जरूर जरूर मिलेगा, और दूसरा एक रेवेन्यू फाइंड आउट करने वाला, बाकी कॉस्ट का नहीं मिलेगा, रेवेन्यू फाइंड आउट करने वाला कि ईयर बाय ईयर बताओ जी कितना रेवेन्यू बुक करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। ये कुछ गिनती के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अभी इमीडिएटली आजकल में अगर सॉल्व कर लेंगे, अभी तो कंटेंट याद है, तो रीडिंग करने की बजाय डायरेक्टली क्वेश्चंस भी कर पाओगे। नहीं, बाद में अगर करोगे तो पहले एएस दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो सर ग्रुप 2 में एट प्रेजेंट रिवीजन की बजाय, पुराना करने की बजाय, करंट भी अगर आप संभाल पा रहे हैं, करंट भी अगर आप रिवाइज कर पा रहे हैं, इतना टाइम भी अगर दे पा रहे हैं, दैट इज गुड फॉर यू। ये उनके लिए जो बोथ के लिए अप्लाई करें, नॉट सिंगल के, जिनके पास टाइम है, जो सिंगल ग्रुप के लिए हैं, वो तो अपना प्रॉपर टाइम डिवोट करें, वो तो अच्छा फाइनल टच एएस पढ़ो, अच्छे से प्रॉपर करो। आप लोगों के लिए जिनके ऊपर बर्डन डबल है, कोई इशू नहीं है सर, आप जस्ट रिवाइज भी कर पा रहे हैं ना, सफिशिएंट है। एंड वन टाइम सिलेबस आप लोगों का अगर टाइमली कंप्लीट होता है, 31 अगस्त या मे बी मैक्सिमम 10 डेज या 1 वीक ऊपर अगर जाता भी है सर, लास्ट में जो सफिशिएंट टाइम आपके पास होगा, दैट इज द पॉजिटिव थिंग, जो आप सबसे ज्यादा अच्छा फील करेंगे। हो सके तो ये अपने पहले बीकॉम के एग्जाम्स आप निकाल लीजिए, ये भी जरूरी है, पार्ट है आपका। क्लियर? अगस्त में हो सके तो ग्रुप 1 एक बार रिवाइज करके रख देना कि दैट मींस एक बार उसको करा, डन सर, ये तो जस्ट एक रीडिंग पार्ट है, हमने उठा के दोबारा रीड करना है, बाकी तो ऑल ओवर हमारा तैयार हुआ। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी मैं डिफरेंट बना के दूंगा। क्लियर? कि आप लोगों की वर्किंग क्या होगी देन दैट ऑफ नॉर्मल, ताकि कंफर्टेबली उसको मैनेज करेंगे। कोई वर्क प्रेशर या कोई माइंड पे प्रेशर नहीं लेना, करना तो है, बस बात करना, अब कैसे करना है उसको मैनेजमेंट की बात किया था। क्लियर कॉन्सेप्ट? सो डेली का डेली पार्ट आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, जस्ट रिवाइज एंड डन, सफिशिएंट है, बहुत है। कभी इन बिटवीन टाइम लगे, आप अपनी ओर से पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, जितनी मर्जी बार। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट। एंड नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में कोई न्यूमेरिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं, वो स्टार्ट करेंगे, कोई अच्छा वाला जिसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो, थोड़ा लेंथी वाला, अभी तो छोटे छोटे चल रहे हैं ना, तो ये बड़ा टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।